नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में बीजेपी इस समय डबल फूट का शिकार हो रही है। एक तरफ तो बीजेपी के भीतर ही घमासान मचा है। बीजेपी के नेता आर के सिंह का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे पता चल रहा है कि बिहार में बगावत होनी शुरू हो गई है और आर के सिंह ने ये बताया कि उनको लोकसभा चुनाव में किन कारणों से हराया गया, बीजेपी के नेताओं का ही उसमें हाथ था। और लगे हाथ आर के सिंह ने ये दावा भी कर दिया कि अब अगर उन गद्दारों को टिकट मिली विधानसभा चुनाव में तो मैं उनको हराने के लिए काम करूंगा। ये बीजेपी के नेता का खुला चैलेंज बीजेपी नेताओं के ही खिलाफ। इससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी में टूट पड़ती जा रही है, बगावत होती जा रही है। और वहीं एनडीए में भी अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। और कल इसका प्रमाण देखने मिला जब दिल्ली में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसमें नीतीश कुमार नहीं आए। ये सवाल तो उठा ही, लेकिन गौर करने की बात यह है कि नीतीश कुमार का न आना तो एक बात थी, लेकिन उनके साथ साथ न जीतन राम मांझी पहुंचे, न चिराग पासवान पहुंचे। तो जब एनडीए के नेता ही बिहार के जो घटक दल हैं वही लोग दिल्ली में शामिल नहीं हुए बीजेपी की खुशियों में, तो उससे समझ में आ रहा है कि बिहार एनडीए में भी इस समय अंदर अंदर खींचतान बढ़ रही है। मामला इस समय सीट शेयरिंग का है, क्योंकि बिहार में ही अब चुनाव होने हैं और सभी को ये लग रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो उनके लिए तो न केवल जेडीयू के लिए ठीक ठाक सीट हासिल करना एक बड़ी चुनौती है, बल्कि दूसरी सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने ये है कि वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। और अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं तो उनकी कुर्सी जाना बिल्कुल तय है, ये बात भी सामने आ रही है। क्योंकि अभी कल ही जिस तरह से कुर्मी सम्मेलन वहां पर हुआ बिहार में, पटना में 94 के बाद ये सम्मेलन हुआ और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी नेता हैं कृष्ण कुमार मंटू पटेल, उन्होंने, जो वो कुर्मी नेता है, कुर्मी चेहरा है बीजेपी का, और उन्होंने इस सभा का आयोजन किया और ये माना जा रहा है कि बीजेपी को अब अपना नीतीश कुमार मिल गया है। यानी नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय का बड़ा चेहरा है और राज्य में जो जाति समीकरण बैठाने में उसमें एक उनको बड़ा सहारा मिलता है बीजेपी को, नीतीश कुमार को आगे करके, अब उसने अपना एक चेहरा इसमें तलाश लिया है। और ये वही कुर्मी सम्मेलन था जिसमें 94 में नीतीश कुमार शामिल हुए थे लालू यादव से अलग होकर, और उन्होंने वहां पर अपना कद दिखाया, अपना जो एक ताकत है उसका प्रदर्शन किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल बाद ही सही, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। और थोड़े समय के लिए हटा भी दें तो अभी तक वो कुर्सी उनके पास बरकरार है। लेकिन अब क्या आगे यही सिलसिला जारी रहेगा, ये चिंता नीतीश कुमार को सता रही है। कल वो शामिल नहीं हुए कुर्मी सम्मेलन में, लेकिन कृष्ण कुमार मंटू जो हैं उन्होंने अच्छे से इस सम्मेलन को कराया। और दूसरी तरफ राजद नेता भाई वीरेंद्र का जो बयान आया कि नीतीश कुमार इसलिए दिल्ली नहीं गए क्योंकि वो तो इधर आने वाले हैं, अब उनका फिर से उधर से इधर आने का ये जो दावा किया जा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि बीजेपी इस समय न केवल एक टूट बल्कि डबल टूट का शिकार हो रही है। बिहार में अब चुनाव होने हैं, कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग की टीम जाएगी और चुनाव की तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां पर तैयारी करना शुरू कर दिया है और इधर कांग्रेस का भी दावा है कि इस बार वो 40 से 50 सीटें जीत लेगी अगर ठीक से हम काम करें, और उसके लिए उसने मेहनत करनी भी शुरू कर दी है। तो इधर राजद जो है उसने भी, तेजस्वी यादव ने एक अब बीजेपी को उसी की चाल से मात देने की तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव ने जिस माई बहन योजना का अभी उल्लेख किया है, उन्होंने एक ट्वीट करके भी बताया है, और वो जो बिहार यात्रा में निकले हैं उसमें भी वो जगह जगह महिलाओं से मिलकर उनको बता रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको 2,500 रुपए देंगे। तो ये जो महिलाओं को अपने साथ करने की जो कवायद है, बीजेपी ने इसी कवायद से पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में भी बीजेपी को सत्ता मिली। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी इस तरह की कोई शुरुआत करती, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने ये मौका उससे लपक लिया। तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी की चाल से उसी को मात देने की कोशिश तो की है, उसका मौका तो लपक लिया है, लेकिन क्या सत्ता को भी वो लपक लेंगे, ये अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल बना हुआ है। और इस समय बीजेपी जिस तरह डबल टूट का शिकार दिखाई दे रही है बिहार में, उसमें किस तरह मोदी संभाल पाएंगे एनडीए को, और उसके बाद उनकी केंद्र की सत्ता का भी क्या होगा। और बिहार में बीजेपी के मुताबिक जो अटल जी का सपना है कि बीजेपी का सीएम होना चाहिए, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि आर के सिंह जो दावा कर रहे हैं, तेजस्वी जो चाल चल रहे हैं, कांग्रेस जो तैयारी कर रही है,
तो इन सब के बीच क्या होगा बिहार में बीजेपी का, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, बिहार चुनाव की तो अभी घोषणा हुई नहीं, लेकिन जिस तरीके से रोजाना खबरें आ रही हैं और जो हलचलें मच रही हैं उसमें हर दिन एक नया अध्याय जैसा जुड़ता जा रहा है। अभी कल ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार नहीं आए और भाई वीरेंद्र का जो बयान आ गया, उस बयान के बाद भी क्योंकि न नीतीश कुमार की तरफ से कोई सफाई आई, न जेडीयू के किसी और नेता ने कुछ कहा, न आरजेडी की तरफ से भी कोई बयान आया। जैसा होता है कि ये पार्टी का ये मतलब ये स्टैंड नहीं है, ये उनका अपना निजी विचार है, इस तरह की बातें बोल देते हैं अगर किसी भी बात से असहमति होती है तो। लेकिन यहाँ पर भाई वीरेंद्र का कल से जो बयान आया है, आज तक न आरजेडी की तरफ से उसका कोई खंडन आया, न जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, न नीतीश कुमार ने कुछ कहा। और आज नीतीश कुमार की जो वो प्रगति यात्रा निकाल रहे थे 23 दिसंबर से, आज उसका समापन भी होना है, आज उसका आखिरी दिन है। तो वो पटना पहुंचकर वो बड़ी घोषणाएं करने वाले माना जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए वो बहुत सारे अपनी प्लानिंग बताएंगे। और जाहिर है कि वो जनता को जोड़ने के लिए मतलब तो जितने भी वो योजनाएं बताएंगे उसमें यही रहेगा कि हाँ हम आपके विकास के लिए और क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब दावा जो हो रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, यहाँ आएंगे तो सीएम की कुर्सी तो उनको फिर भी नहीं मिलने वाली। भी जो है वो क्या करेगी? क्या नीतीश कुमार का कोई ऐसा प्लान है कि चलो अब राज्य नहीं, अब केंद्र की सत्ता पर उनका ध्यान है कि ना इधर सही तो वहां पर कुछ मिल जाए, वहां पर मोदी की सरकार को अस्थिर किया जाए, कुछ ऐसा सोच रहे हैं नीतीश? क्या लगता है आपको? देखिए संबिता जी, नीतीश क्या सोच रहे हैं ये तो नीतीश ही ज़्यादा बेहतर जानेंगे क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो नीतीश के दिमाग में चल रहा है उसको लोग पढ़ जरूर रहे हैं कि नीतीश के दिमाग में चल क्या रहा है। और जो लोग दिमाग पढ़ने की कला में माहिर होते हैं वो नीतीश का दिमाग अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं। हालांकि नीतीश के दिमाग से ज़्यादा नीतीश कुमार के पेट में चलता है, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव इस बात को कह चुके हैं कि उनके पेट में जो दांत हैं, लेकिन वो पेट के दांत जो है वो कभी कभी दिमाग में से मालूम भी पड़ जाते हैं। और ये मालूम पड़ रहा है कि नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है। एक तो शर्मिता जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कल की जो थी वो सभा जो थी शपथ ग्रहण समारोह की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, उसको उन्होंने छोड़ा। और उसके साथ साथ एनडीए के मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्रियों की जो बैठक थी उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए। यानी कि एक तरीके से नीतीश कुमार जो है, अच्छा इससे पहले भी वो आए थे दिल्ली, तब प्रधानमंत्री से बिना मिले चले गए थे दिसंबर में भी, और अभी जब आए थे फरवरी में तब भी वो प्रधानमंत्री से बिना मिले चले गए, जबकि उनके दोनों बार जो थे प्रधानमंत्री से मिलने के कार्यक्रम तय थे। यानी इसका मतलब साफ तौर पे ये समझा सकता है कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने से शायद बच रहे हैं और उनसे मुलाकात करने से भी बच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो, नीतीश कुमार के उनकी कुछ प्लानिंग चल रही हो और धोखे से भी प्रधानमंत्री से बातचीत में कुछ निकल ना जाए मुँह से क्या चल रहा है, तो उसके लिए फिर प्रधानमंत्री अपनी तैयारियां शुरू कर दें। तो हो सकता है नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क में ये चीज़ें चल रही हों। दूसरी बात शर्मिता जी ये कि जब भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक हैं उनका जब वक्तव्य आया कि भाई वो इसलिए नहीं गए वहाँ रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में चूँकि वो हमारे साथ आने वाले हैं, यानी इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। इससे ज़्यादा स्पष्ट बात तो शर्मिता जी किसी ने नहीं कही थी अभी तक कि वो इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव का भी जो बयान आया था वो आया था कि हाँ हमारे दरवाजे खुले, वो आए आकर काम करें। ये तो नहीं कहा था कि वो आ रहे हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र ने तो साफ तौर पे कह दिया कि वो इसलिए नहीं, मतलब ये बता भी दिया कि वो इसलिए नहीं गए क्योंकि अब अच्छा अब इस पर तो जाहिर बात है कि चर्चा होगी, शक की सुइयाँ घूम सकती हैं कि आप दिल्ली में थे और आप दिल्ली में प्रधानमंत्री से बिना मिले लौट कर चले आए और फिर आप रेखा गुप्ता के उस कार्यक्रम में भी नहीं पहुँचे। अच्छा कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे शर्मिता जी, उस समय तक नीतीश कुमार ने बधाई भी नहीं दी थी रेखा गुप्ता को। शाम में बहुत देर में जाकर उनकी जो है बधाई आई है, जबकि तमाम लोगों की बधाइयाँ भी जा चुकी थी। योगी आदित्यनाथ नहीं आए थे, तो हालांकि उन्होंने भी बहाना बनाया था योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उन्होंने कम से कम एक ट्वीट कर दिया था जिसमें वो शपथ लेनी थी उसी समय कि भाई हम आपको बधाई देते हैं और बजट का सत्र है तो हम इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि बजट पेश हो चुका था तो, लेकिन उन्होंने कर दिया था। यानी एक तरीके से वो जो बातें चलती हैं उस पर एक विराम लगाने की कोशिश तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुई। नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश भी नहीं हुई कि वो इस तरीके से कोई बात करें। तो अब शर्मिता जी ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार कोई प्लानिंग बना रहे हैं। और
जिस तरीके से वो मिलने से बच रहे हैं हम नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ ज़बरदस्त तरीके से बिहार में नया होने वाला है। और भाई वीरेंद्र के बयान के बाद ना तो जेडीयू की तरफ से इसका कोई खंडन मंजन हुआ है, ना नीतीश कुमार की तरफ से हुआ है, और ना ही जो है वो अभी तक आरजेडी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है कि नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के ऊपर अपना हमला बोलना जारी रखा है और उन्होंने लगातार जो ट्वीट किए हैं कि बिहार में कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको जारी रखा है। लेकिन इसके साथ साथ जो तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं उसमें एक बात जरूर जोड़ते हैं कि अगर अभी राजद की सरकार होती तो कहा जाता कि जंगल राज है, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार है तब मीडिया खामोश है, ये बात जोड़ते हैं। यानी कि अभी भी इसको नीतीश की सरकार ना बताकर एनडीए की सरकार बताया जा रहा है। तो शायद ये एक बीच में रास्ता लेकर चला जा रहा है कि नीतीश कुमार जब इधर आए तो बताया जाए कि नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ और इंडिया गठबंधन में होते हैं या महागठबंधन में होते हैं तब नीतीश कुमार सुशासन बाबू होते हैं, और जब बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो अपराध बढ़ जाते हैं। शर्मिष्ठा जी जी बिल्कुल। और बढ़ते अपराधों पर तेजस्वी यादव के जो आरोप हैं उस पर जेडीयू नेता ललन सिंह जो सांसद हैं उनका भी बयान आया है, और उसमें उन्होंने अभी की बात नहीं की, लेकिन वो तेजस्वी यादव को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने माता पिता के जमाने को याद कर लें और उस समय क्या क्या हुआ था। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अमलिंदु जी उससे पहले एक बड़ा सवाल ये, जो एनडीए में फूट की हम बात कर रहे हैं तो अकेले नीतीश कुमार ही नहीं है, वह एनडीए में इस समय चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, और हमने देखा है कि जीतन राम मांझी को किस तरह मतलब वो अकेले सांसद फिर भी उनको मंत्री पद देकर मोदी ने कुछ करने की कोशिश तो की, लेकिन दिल्ली चुनाव में वो सीट मांगते रहे, उनको नहीं मिली। अब बिहार को लेकर भी उन्होंने अपना जो ऐलान कर ही दिया है कि मैं अपना शक्ति प्रदर्शन करूंगा और मेरे को इतनी सीटें चाहिए, वो पहले ही अपना दावा जो है वो ठोक रहे हैं। तो कल उनका यहाँ पर न आना, न अपने किसी प्रतिनिधि को भेजना, इसी तरह चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो दुबई में थे। अब दुबई भी कोई इतना दूर नहीं है, मतलब इन लोगों के लिए तो कोई मुश्किल बात भी नहीं, चाहते तो आ जाते और अटेंड करके शपथ ग्रहण समारोह या अपने किसी प्रतिनिधि को ही भेज देते, लेकिन वो काम भी चिराग पासवान ने नहीं किया। और इन सब को लेकर अब आरजेडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नवल किशोर, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उनका ये कहना है कि क्षेत्रीय दल बीजेपी से डरे हुए हैं, और नीतीश का हाल तो यह है कि वो कहीं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा ना हो जाए तो बीजेपी छोटी पार्टियों को निपटा देगी, और वो अपनी दिल्ली की जीत को बहुत बड़ी सफलता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है और एनडीए की ताकत के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि सच्चाई ये है कि बिहार में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां बीजेपी के अपने घटक दल नीतीश कुमार नहीं आए, ललन सिंह और संजय झा को भेजा, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं वो नहीं आए, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी वो नहीं आए। तो ये सब बातें जो दिखा रही है ये एनडीए की सच्चाई है, यानी छोटे दल जो हैं, क्षेत्रीय दल जो है वो बीजेपी से डरे हुए हैं, ये एनडीए की सच्चाई है। ये आरजेडी प्रवक्ता का बड़ा आरोप है। आप क्या कहेंगे, इस आरोप में कितनी सच्चाई नजर आती है? बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, ये बहुत सच्चाई इसमें नज़र आती है और ये बयान बिल्कुल सत्यता के नज़दीक आता है। और ये बयान शर्मिष्ठा जी ये प्रेरित जो है वो जेपी नड्डा साहब के बयान से ही प्रेरित है। जेपी नड्डा साहब जब गए थे पटना, जब नीतीश कुमार जो थे वो उनके साथ थे, फिर इंडिया गठबंधन में आए थे उससे पहले, तो उन्होंने कहा था कि सारे क्षेत्रीय दल जो ख़त्म हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अकेली बचेगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का घोषित लक्ष्य है। तो इसलिए एनडीए के जो बीजेपी के सहयोगी छोटे दल हैं उनको तो चिंतित होना निश्चित तौर पर लाजमी है। और जिस तरीके से छोटे दलों को तोड़ा गया, जो भाजपा के ही सहयोगी थे, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे वो एलजेपी रही हो, जेडीयू को भी तोड़ने की कोशिशें हुई लगातार और जेडीयू तोड़ी गई। भाई उपेंद्र कुशवाहा को अलग किया गया, आरसीपी सिंह को किया गया, आरसीपी सिंह ने पार्टी भी बना ली है अब अपनी। तो मतलब जेडीयू में भी एकनाथ शिंदे पैदा करने की कोशिशें की गई। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो ये नवल किशोर जी का बयान है ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और कल जब एकनाथ शिंदे आए थे दिल्ली शर्मिष्ठा जी, तो एकनाथ शिंदे का एक बयान था, उस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि दिल्ली में लाडली बहना मुख्यमंत्री बन रही है। तो उन्होंने ये जाहिर किया कि उनकी जो लाडली बहना योजना थी एकनाथ शिंदे की,
उसकी वजह से महाराष्ट्र में भी सरकार बनी और उस लाडली बहना योजना का वायदा करने की वजह से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी ने उन लाडली बहनाओं के साथ में धोखा किया, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी धोखा कर दिया। चूँकि अब ये सवाल उठ रहे हैं, आरजेडी की जो सांसद है मनोज झा, उन्होंने भी सवाल किया है। आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किया है कि भाई नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में ही पास हो जाएगा और 8 मार्च को पैसा सबके उसमें पहुंच जाएगा, महिलाओं के उसमें। अब वो जो कह रही है रेखा गुप्ता, वो कह रही है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को हमसे सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अब ये कह रही है यानी कि जो सवाल जो वायदे किए तो वायदे हम पूरे नहीं करेंगे, ये कहा जा रहा है। तो एकनाथ शिंदे ने भी एक तरीके से ये प्रहार किया कि भाई आप हमारी योजनाओं की वजह से जीते थे, यानी कि जो डर है एक तरीके से कहा जाए क्षेत्रीय दलों में जो बीजेपी के साथ हैं उनमें यह है कि बीजेपी ख़त्म कर रही है। और इसलिए सुमित्रा जी, कल की जो एनडीए के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें केवल नीतीश कुमार ही नहीं पहुँचे, बिहार से आने वाला कोई भी क्षेत्रीय दल जो एनडीए में शामिल है उसका प्रमुख शामिल नहीं हुआ उस बैठक में, चाहे कोई कारण रहे हो। अगर चिराग पासवान का कहा जा रहा है कि आप दुबई में थे तो इसका दुबई में थे तो आपका कार्यक्रम स्थगित भी हो सकता था, क्योंकि शपथ ग्रहण होना है 20 तारीख को, ये तो पहले से तय हो गया था। एलजी साहब ने कार्ड मार्च दिए थे, भले इसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं था, लेकिन 20 तारीख को होना ये तो तय था। तो आपका दुबई से कार्यक्रम स्थगित हो सकता था। 3 घंटे का रास्ता है दुबई से सिर्फ आने का, 1.5 घंटे में बिहार से आप आ सकते हैं, नीतीश कुमार आ सकते थे, तो ये आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, वो जो पशुपतिनाथ पारस हैं तो वो एनडीए में है भी और नहीं भी है, चूंकि उनको तो लोकसभा चुनाव में भी एनडीए में नहीं पूछा गया था कुछ। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनमें से कोई नहीं आया। तो यानी ये छोटे दल जो एनडीए में शामिल हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे हैं कि ये बड़ी मछली है, ये छोटी मछलियों को खा रही है। ये भावना एनडीए के घटक दलों में पहुंच रही है और इसको लेकर अब बीजेपी को नुकसान हो सकते हैं। और दूसरा, लोगों को ये भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कमज़ोर जो है वो 240 पे भले ही हैं, लेकिन जब तक ये 303 पे थे तब तक थोड़ा सा, तब भी थोड़ा शर्म लिहाज बची थी। अब तो ये एकदम जो है बिल्कुल कहा जाए कि अपने साथियों को ही खाने पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी तुल जाएगी, क्योंकि इसको लगता है कि ये जब तक अपने सहयोगियों को हजम नहीं करेंगे तब तक ये सरसब्ज नहीं हो पाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने जो किया वो इन्होंने अपने सहयोगियों को ही ख़त्म करने का काम किया, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो। आज अगर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार थोड़ा सा भी इधर उधर होने की कोशिश करेंगे, पार्टी उनकी तोड़ दी जाएगी, बीजेपी की सरकार चलती रहेगी। ये स्थिति वहाँ पैदा हो गई है। तो यानी जिस तरीके से एजेंसियों की मदद लेकर, चुनाव आयोग की मदद लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, उससे जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो वो चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हजम करने का काम कर रही है। समिता जी, बीजेपी का जो एजेंडा वो केवल पहले बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत, उसके बाद विपक्ष मुक्त भारत, और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो क्षेत्रीय दल मुक्त भारत के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और अपने सहयोगियों को वो तोड़ते जा रही है। इस बात की तो कई मिसालें पहले भी आ ही चुकी हैं और इसीलिए अब उसके जो बाकी सहयोगी हैं वो जिन भी वजहों से अभी तक उसके साथ बने रहे, लेकिन अब जब मौका आया है बिहार में उन लोगों को भी अपनी ताकत दिखाने का, तो वो इस मौके को बिल्कुल जाने नहीं दे रहे हैं और अभी लगे हुए हैं। और अभी जो मनोज झा के जिस बयान का आपने जिक्र किया, एक बार हम सुन भी लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से महिलाओं को पैसे देने का वादा मोदी ने किया और सरकार बनते ही कैसे मोदी और या उनकी जो सरकार है, रेखा गुप्ता की जो सरकार है, कैसे पलट रहे हैं। और न केवल पलट रहे हैं बल्कि ये भी चैलेंज भी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर सवाल उठाने का हक कैसे है। मतलब ठीक है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई, लेकिन एक वो राजनीतिक दल है, आप जो है वो प्रमुख विपक्षी दल है, तो वो कैसे सवाल नहीं उठा सकती। सवाल उठाने का हक तो पहले दिन से ही मिल जाता है और यहाँ पर रेखा गुप्ता इस संवैधानिक अधिकार को ही चुनौती दे रही है। तो खैर, बीजेपी एक तरफ तो विपक्षियों को चुनौती दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो जनता से कैसा धोखा कर रही है, उसकी भी एक मिसाल जिसके बारे में मनोज झा ने कहा, सुन लेते हैं उसको। दी गई सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करने की बात कही गई और महिलाओं को जो 2500 रुपया देने का है उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है, जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन हमने तो सुना था कि पहली कैबिनेट में ही 2500 रुपए की प्रधानमंत्री जी बोल के आए थे कि मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, पहली कैबिनेट में ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उस पर तो कोई फैसला नहीं हुआ ना। देखिए, रेटोरिकल अंदाज में सरकारें नहीं चला करती हैं आप, और अगर चला भी करती हैं तो जन सरोकार से मीलों दूर रहती है। यमुना की सफाई घाट पर जाने से सिर्फ नहीं होगी, आरती उतार देने से नहीं होगी। यमुना के लिए आपको पूरा एक पेपर वर्क पहले तो करना होगा कि पॉल्यूटेंट्स कहां कहां से हैं। उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको चोक करना है।
तब जाकर के ये आरती उतार दिए तो उससे थोड़ी यमुना साफ हो जाएगी। वो तो हम हाल देख रहे हैं, गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता। तो मौलिक चीज ये है कि जिन वादों पे के आधार पर आप आए थे उस पर प्रथम दिन से काम शुरू कीजिए, यही दिल्ली की जनता चाहती है। अमरेंदु जी, मनोज झा ने तो साफ साफ कह दिया कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। हालांकि देश की जनता तो पिछले 11 सालों से यही देख रही थी, मोदी के जो वादे तो 15 लाख हर उसमें आ जाएंगे और नोटबंदी के बाद आतंकवादी खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सारी बातें देख ली कि किस तरह से। और अमित शाह ने खुद ने कह दिया कि भाई वो तो जुमले होते हैं और फिर चुनाव में ऐसी बातें होती हैं, ये सारी बातें भी बोली जा चुकी हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि बीजेपी बोलती कुछ है करती कुछ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकारें जैसे तेलंगाना में या हिमाचल में वो जो भी बोल रहे हैं उसको करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक पूरा भी कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने जिन चालों से बीजेपी को महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और अब दिल्ली में सत्ता मिली, उसी पर तेजस्वी यादव ने भी अब दांव चल दिया है और उनका एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट को देखते हैं जिससे समझेगा कि तेजस्वी यादव ने कैसे अब वो महिला शक्ति को साथ में जोड़ रहे हैं। क्या कुछ लिखते हैं तेजस्वी यादव, इसको देख लेते हैं। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, हमारी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इससे नए बिहार के साथ समृद्ध महिला, सुखी महिला का सपना भी सच होगा। बिहार के नवनिर्माण की नींव महिलाओं की उन्नति, प्रगति और समृद्धि के बिना अधूरी है। महिला संवाद कार्यक्रम नवादा #बिहार। तो ये तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का जो ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर भी उन्होंने लिख दिया। कल हम लोगों ने उनकी जो एक बाइट सुनी थी जिसमें वो महिलाओं से बात, मतलब लोगों से बात कर रहे थे और एक महिला को उन्होंने कहा था कि हम लोग ये योजना शुरू करने वाले हैं। और ये नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा उन्होंने शुरू की थी, उसके एक दिन पहले से ही तेजस्वी यादव ये महिला माई बहन मान योजना जो है उसको वो शुरू कर चुके हैं। झारखंड में हमने देखा कि इसका फायदा मिला जेएमएम को, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और वहां उसकी सरकार बनी। अब तेजस्वी यादव ने जो दांव चला है यहाँ पर ये कितना कारगर होगा, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार के जो बयान आए पिछले दिनों हम लोगों ने देखे, महिलाओं को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बातें की, उस पर जो तेजस्वी यादव ने उन पर कटाक्ष किया था, और या ये कि ये किस सोच को आप दिखा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं पर भी बार बार ये सवाल उठते हैं कि वो महिलाओं को बिल्कुल जो सम्मान की बात करती है वो देती नहीं है, केवल दिखावा करती है। ले देकर अभी रेखा गुप्ता को बना दिया गया, जो भी प्रेशर रहा होगा संघ से, लेकिन महिला मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कोई महिला सशक्तिकरण जैसी होती है, ये तो समझ में आ ही रहा है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव का ये दांव कितना कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए समिता जी, असल में हालांकि जो ये इनको फ्रीवीज जो कहा जा रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी काफ़ी उठाए हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ एक चीज़ तो है कि जो सरकार में है तो वो तो ठीक है, सक्षम है, वो दे सकता है, सरकारें जहाँ है वहाँ दे रही हैं और इसी आधार पर वोट भी मांग सकती हैं। भाई जब एकनाथ शिंदे ने वोट मांगा इसी नाम पर कि भाई हमने लाड़की बहना योजना हमने लागू की, शिवराज सिंह चौहान ने मांगा कि साहब हमने लाडली बहना योजना, क्या श्रीलक्ष्मी योजना जो भी थी वो लागू की। उधर वो मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन ने की। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हम यहाँ करेंगे, हालांकि अरविंद केजरीवाल का नहीं चलाता हूँ, लेकिन मतलब जो सरकार में थे तो जिन्होंने लागू की थी उनको उसका लाभ मिला। अब यहाँ एक नैतिक प्रश्न ये उठता है कि जो विपक्ष में है उसका लोग कैसे भरोसा करें कि ये आएंगे तो ये दे देंगे, तो ये एक बड़ा संकट खड़ा होता है। तो सरकार में जो है तो ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में शायद इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये एक है। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अब ये चीज़ पकड़ी है, कांग्रेस ने भी कई जगह इस तरीके की घोषणाएं की, दिल्ली में भी कांग्रेस ने घोषणा की थी, कांग्रेस दे भी रही है। कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में दे रही है, हिमाचल में भी दे रही है और कर्नाटक में भी दे रही है इस तरीके से, और कर्नाटक और तेलंगाना सब जगह, हिमाचल में इस तरह की घोषणाएँ की गई थी, वो दे रही है। तो वहाँ भी यही है कि सरकारें हैं तो वो दे रही हैं, तो उनका भरोसा दूसरी जगह लोग कर सकते हैं कि भाई कांग्रेस ने कहा था तो वो देंगे। तो ये एक है। तो तेजस्वी यादव ने भी उसको पकड़ा है, यानी कि जो महिला एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है
और जिस पर एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को मतलब महिलाओं का वोट ज़्यादा मिलता रहा है, ऐसा कहा जाता है। अब मिलता है नहीं मिलता है वो अलग का मसला है, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादा वोट मिलता है, जबकि सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। और तमाम तरीके के अपराधों में, यौन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से शामिल रहते हैं, उनको किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व जो है उसका प्रश्रय मिलता रहता है, ये सब चीज़ें सामने आती रही। चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे वो बारडोली हैं, बोडोली क्या जो है उनका मामला हो, तो इस तरीके के तमाम मामले बीजेपी के नेताओं के सामने आते रहते हैं और उनको केंद्रीय नेतृत्व का आश्रय मिलता रहता है। ये चीज़ें सब सामने आती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अब इस चीज़ को पकड़ा है, यानी कि ये इस पे आगे बढ़ा जाएगा। तो वायदों के मामले में मुझे लगता है कि शायद जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंडिया गठबंधन के लोगों का ज़्यादा अच्छा है और लोग ये समझते हैं कि हाँ ये जो कहेंगे वो करते हैं। तो एक चीज़ तो तैयार कर दी है कि एक तो नीतीश कुमार के जिस तरीके से महिलाओं को लेकर 2-3 बयान आए और बहुत ही ख़राब बयान जो है वो कहे जा सकते हैं नीतीश कुमार के, जो एक तरह से कहा जाए वो सभ्य किसी व्यक्ति के बयान नहीं हो सकते जिस तरीके के बयान थे। तो नीतीश कुमार की छवि उस मामले में लेकर के खराब हुई है। हालांकि नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूंसी भी महिलाएँ ही थी, मतलब सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जब तक राज करते रहे वो महिलाओं के और अति पिछड़ों, अति दलितों के वोट पे राज करते हुए करते रहे। तो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो नीतीश कुमार से अब विमुख हो रहा है, चूँकि उनकी जिस तरीके की बातें अब सामने आई हैं। अब चाहे वो उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है कुछ खराब हो, चाहे जैसी बातें कही जाती हैं वो बातें हों, या वास्तव में उनके दिमाग में गंदगी भरी हो, वो गंदगी सामने निकल कर आई हुई, अब तक वो गंदगी दबी हुई थी। तो ऐसा भी होता है कि गंदगी सालों साल जमा रहती है और जब वो ज़्यादा जमा हो जाती है तो दिमाग से बाहर निकल आती है, तो भर गया हो घड़ा गंदगी का तो बाहर निकल आई वो गंदगी, तो वो सामने आई। लेकिन तेजस्वी ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको भी हमको जो है वो संबोधित करना है। और आप देख रही थी कल हम लोगों ने भी एक वो बाइट चलवाई थी शर्मिष्ठा जी, वो तेजस्वी यादव जो जनता से मिल रहे हैं, तो एक महिला जो आई हैं और वो बता रही हैं कि मैं स्कूल से आ रही हूँ, सीधी आपको देख करके आ रही हूँ, और काफ़ी उनसे बातचीत करती हैं, महिलाओं को लेकर के वो बातचीत भी करते हैं। तो यानी महिलाओं में भी अब एक क्रेज़ जो है वो तेजस्वी यादव का वो वहाँ बढ़ रहा है। और एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि अब अगला चुनाव जो लड़ा जाएगा वो लड़ा तेजस्वी के ही नेतृत्व में जाएगा, और अब की बार तेजस्वी सरकार, ये नारा इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया जा चुका है। यानी इस मसले पर एक है, तो यानी अब तेजस्वी जो है जो बातें कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बातें समझी जा रही हैं, ये साफ तौर पे स्पष्ट है। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी ने उस चीज़ को पकड़ा है। इसके साथ साथ समित्रा जी, जो अभी तक तो एनडीए और बीजेपी की बात चल रही थी, बीजेपी में भी वहाँ काफ़ी उठापटक शुरू हो गई है बिहार में, और वहाँ भी एक अनिल विज पैदा हो गए हैं बीजेपी के अंदर। जैसे अनिल विज यहाँ जो है साफ तौर पे कह रहे थे हरियाणा में कि साहब मुझको हरवाया, और विरोधी लोग जो हैं वो इसी तरीके के पैदा हो गए हैं वहाँ भी। आर.के. सिंह साहब केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जो है बयान आया है कल, वो बड़ा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि साहब वो जो पवन सिंह जो लड़े उनके खिलाफ, उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा दिया चुनाव लड़ने के लिए और उनको हरवाया गया। और ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने उन्हें हरवाया है अगर उनको टिकट मिला तो मैं उनको हरवाने के लिए काम करूँगा। तो जो बीजेपी में बिहार में डबल टूट है, वो ये डबल टूट ये दिखाई पड़ रही है कि इधर नीतीश कुमार पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जीतन राम मांझी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पशुपति नाथ पारस पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी में जगह जगह अब जो है वो अनिल विज पैदा हो रहे हैं। और वो साफ कह रहे हैं आर.के. सिंह साहब तो कि मैं उन लोगों को हरवाऊंगा जिन्होंने मुझको हरवाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी ये देखना होगा समित्रा जी। जी बिल्कुल। और आर.के. सिंह का आपने जिक्र किया तो हम उनका बयान भी बता देते हैं। आरा में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि एक नेता जो सीएम कैंडिडेट भी थे, मतलब वो मान रहे थे खुद को, और उन्होंने ही, उन लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची, और पवन सिंह तो उनको वो क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं, वो आसनसोल की टिकट अगर उनको वहां से लड़ने दिया जाता, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पवन सिंह को आज टिकट मिली, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अब मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, और वो फिर काराकट से लड़ते हैं और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा को हराते हैं, और इधर आर.के. सिंह भी अपनी सीट हारते हैं आरा की। और बीजेपी को जो भी नुकसान हुआ उन सबके पीछे आर.के. सिंह ये कह रहे हैं कि बिहार के बीजेपी के ही नेता जिम्मेदार हैं। और अब लेकिन उनका नाम जो खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिसको समझना होगा वो इशारा तो वो समझ ही गए होंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और ये कही कि उन्होंने खुद को ये बताया कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, और ये बात कुछ लोगों को खटकने लगी थी, और हमारे कुछ समर्थक नारा भी लगा रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो,
आर के सिंह जैसा हो, और इसी से मुझे जो है मेरी हार सुनिश्चित की गई। हालांकि वो सांसद बनते, लेकिन उनकी नजर, क्या ये माना जाए कि अभी से बिहार में, मतलब अभी तो जीतेगी नहीं जीतेगी ये दूर की बात है, लेकिन अभी से वो दावा ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री जो है बिहार में बीजेपी का ही होगा। और उसके लिए ये जो आर के सिंह का कहना है, एक तो वो गद्दारी की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की मैं उनको हरवाऊंगा, और साथ ही साथ अपना दावा भी पेश कर चुके हैं कि ये मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार भी था। ये जो चल रहा है बीजेपी में, क्या वहां पर सिर्फ टोवल अभी चुनाव शुरू होने से पहले ही जो शुरू हो गई है, क्या इसमें अमित शाह क्या बिहार की राजनीति को संभाल पाएंगे? मतलब उन्होंने दिल्ली को साध लिया, महाराष्ट्र में भी चलो उनका दिमाग चल गया, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स तो समझना बहुत टेढ़ी खीर है। और वहां के लोगों का जो एक अंदर जो जातिगत समीकरण भी होते हैं, और जो उनकी जो सोच रह रही है, उसको उसकी था पाना मुश्किल है। अमित शाह यहाँ पर क्या कर पाएंगे? देखिए सर मित्रा जी, गुजरातियों के मतलब गुजरात के व्यापारियों को बिहार में व्यापार करना तो आसान है, करते भी हैं भाई। सब कुछ संसाधन जो है बिहार के जो है वो एक तरीके से चले जाते हैं गुजरात, और टैक्स सब दिया जाता है गुजरात में, और संसाधन लूटे जाते हैं बिहार के। लेकिन बिहार की राजनीति को समझ पाना गुजरात के व्यापारियों के लिए आसान नहीं है। ये चीज़ें तो साफ तौर पर समझ में आ रही हैं, और अभी तक समझ भी नहीं पाए समित्रा जी। पिछले 10 वर्षों में गुजरात के व्यापारी बिहार की राजनीति नहीं समझ पाए हैं, और अगर समझ गए होते 2015 के चुनाव में बुरा हाल नहीं हुआ होता जिस तरीके से हुआ। तो ये तो एक तरीके से समझ में आ गया है कि मतलब बीजेपी जो है, गुजरात के व्यापारी जो हैं वो बिहार की राजनीति नहीं समझ पाए हैं, और अभी समझ भी नहीं पाएंगे। अब बताइए, अभी तक आर के सिंह साहब का नाम तो सुना ही नहीं जा रहा था कि ये भी एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो अब बता दिया उन्होंने वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं फिर एनडीए में? इसका मतलब यहाँ से 2 संकेत हैं समिता जी, आर के सिंह के बयान के 2 संकेत हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरे तैयार कर रही है। यानी वो जिसको बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, एक जो समझे जाते हैं, उन्होंने मुझको हरवाने का काम किया। अब वो राजीव प्रताप रूड़ी का नाम लेना चाहते हैं, कि रविशंकर प्रसाद का लेना चाहते हैं, कि सम्राट चौधरी का लेना चाहते हैं, कि विजय कुमार सिन्हा का लेना चाहते हैं, कि दिलीप जायसवाल का लेना चाहते हैं। जिसका भी लेना है खुलकर लें तो और ज़्यादा चर्चा करने में आसानी हो जाएगी, किसका लेना चाहते हो। ये भी मालूम पड़ेगा कि और कौन कौन दावेदार है वहाँ, जो आर के सिंह समझते हैं कि वो भी दावेदार था। लेकिन आर के सिंह ने खुद के लिए तो स्पष्ट कर दिया कि वो दावेदार हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार तो दावेदार नहीं है। अब ये तो चीज़ साफ हो गई सर मित्रा जी। यानी बीजेपी के अंदरूनी संघर्ष से एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि नीतीश कुमार को तो साइडलाइन किए जाने का काम शुरू हो चुका है, वो ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार साइडलाइन किए जाएंगे। ये आर के सिंह प्रकरण ने साफ तौर पर कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी में अंदर चीज़ें शुरू हो गई हैं, ये भी साफ जाहिर हो गया। तो यानी जो हम कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी डबल टूट का शिकार है, वो डबल टूट यही डबल टूट है कि एक तरफ तो आप नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ रहे हैं, नीतीश कुमार आपसे पल्ला झाड़ रहे हैं, तो ये टूटे हैं। दूसरी तरफ आपके अंदर ही जो है वो चीज़ें शुरू हो गई हैं, और यहाँ तक हो गया है कि जो एक बड़ी अनुशासित पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें यहाँ तक चीज़ें पहुँचने लगी हैं कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो एक दूसरे को हरवाने के लिए काम कर रहे हैं। और आर के सिंह साहब तो खुलकर कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को टिकट मिला जिन्होंने मुझे हरवाया, तो मैं उनको हरवाने के लिए काम करूँगा, ये भी कह रहे हैं। तो यानी उन्होंने पहले कह दिया कि मोदी शाह कुछ भी करते रहे, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके लिए काम करूंगा। यानी वो तैयार है कि उनको क्या करना है आर के सिंह को। तो ये उन्होंने बता दिया है कि वो जिस नेता की तरफ वो इशारा करना चाहते हैं, उसके समर्थकों को या उनको टिकट मिला बिहार विधानसभा चुनाव में, तो आर के सिंह उनके खिलाफ काम करेंगे, उनको हरवाएंगे। तो भाई जब आपके अंदर ही लोग हरवाने के लिए तैयार बैठे हैं और इतना आपके अंदर सिर्फ फुटअव्वल है, तो काहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? बिल्कुल। तो ये तो अमित शाह को सोचना चाहिए, जो चाणक्य बनते हैं दुनिया भर के, तो जाके पहले बिहार में चाणक्य पर ठीक करें। चाणक्य जहाँ के थे कौटिल्य, तो कौटिल्य की धरती पर जाकर अपनी चाणक्यगिरी साबित करें कि आप बड़े चाणक्य हैं। ईडी सीबीआई के दम पर तो कोई भी चाणक्य बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ। ईडी सीबीआई मुझको दे दी 24 घंटे के लिए, मैं देखिए मोदी जी की सरकार गिरा दूंगा। तो ये जो है, तो अब वो असली चाणक्यगिरी जो है आपको, वो वहाँ आपको दिखानी है कि आप बिहार में अपने नेताओं से कैसे समझ पाते हो। आर के सिंह कोई कमज़ोर नहीं है सर मित्रा जी। मतलब आर के सिंह को ईडी सीबीआई के जरिए धमकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जितनी पकड़ अमित शाह की ईडी सीबीआई पर होगी, उससे ज़्यादा पकड़ आर के सिंह की भी है, क्योंकि आर के सिंह तो गृह सचिव रहे हैं। बिल्कुल, और जो नौकरशाह होते हैं समिता जी, उनके अंदर बड़ा एका होता है इस मामले को लेकर कि अगर किसी राजनेता से ठन जाती है तो सारी नौकरशाही जो है वो पूर्ण नौकरशाह के साथ खड़ी हो जाती है। तो एक विद्रोह की स्थिति भी जो है हो सकती है नौकरशाही के अंदर, अगर आर के सिंह को जो है कुछ इस तरीके से मैनेज करने की अगर कोशिशें की जाती हैं।
तो ये एक बीजेपी के अंदर बड़ी टूटन जो है वो देखने को मिल रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी डबल टूट का शिकार होती हुई दिखाई पड़ रही है समिता जी। जी बिल्कुल। और अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक रंगदारी जो है वो अब एकदम से खुलकर दिखाई देने लगी है। और इस बीच तेजस्वी यादव का जो अपनी जो योजनाएं हैं वो तो चली रही हैं। कांग्रेस भी इस समय काफी पूरी शक्ति लगाकर काम कर रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंच रहे हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष के पहुंचने से बिहार कांग्रेस के नेताओं में अलग ही जोश भरेगा। लेकिन अभी जो कृष्णा अल्लवरू पहुंचे हुए हैं, तो उसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने उन्होंने एक बड़ा दावा ये कर दिया कि इस बार हम 40-50 सीटें भी जीत सकते हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश सिंह ने, एक बार उसको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है, उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह का उम्मीद हम अपने सहयोगी दलों से भी करते हैं, चाहे वो वाम दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। सबको एक साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है। आगे का जो कार्यक्रम है कृष्णा जी, उसमें एक ऐसी रूपरेखा बननी चाहिए कि जिसमें सब लोग एक साथ दिखे। और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, मैं ये नहीं कह रहा, और बेहतर हो सकता था, लेकिन हम 2% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है। 10 लाख से ज्यादा वोट 2019 के मुकाबले में हमारा वोट बढ़ा है। हम 9 सीट लड़े थे, तो कहने का मतलब ये है 1 लाख से ज्यादा हर क्षेत्र में हमारा वोट बढ़ा है। और इसी को हम लोग 3-4% तो कांग्रेस अध्यक्ष ने तो पूरे आंकड़ों के साथ बता दिया कि हर क्षेत्र में कैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। और ये मतलब एक अच्छा संकेत ही है, क्योंकि कल जब कृष्णा अल्लवरू पहुंचे तो अभी वो 3 दिन रहने वाले, यानी कल तक रहेंगे ही खड़गे जी के साथ तक। तो उन्होंने कल ये कहा कि अब अगर हमको 40-50 सीटें जीतनी है, तो उसको हमको गांव-गांव तक पहुंच जो है बनानी पड़ेगी। यानी आप वो बिल्कुल पंचायत लेवल से शुरू कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने का काम। ये अभी अखिलेश जी ने भी यही बात कही कि हमको 40-50 सीटों की वो बात कर रहे हैं कि हम जीत सकते हैं, ये दावा है। और उन्होंने सीटों को लेकर भी ये कहा कि अगर हमको अच्छे से सीटें, मतलब तालमेल अगर अच्छे से होगा, और वो सहयोगी दलों की बात भी कर रहे हैं। यानी जो अभी तक खबरें चल रही थी कि इंडिया गठबंधन में वहां टूट पड़ेगी, कि आरजेडी और कांग्रेस, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, ये बात भी तय है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात भी तय है। लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस अपनी तरफ से कितना योगदान दे सकती है, इसका जिक्र आज हो गया। यहाँ पर कांग्रेस की जो तैयारी चल रही है, अमलिंदु जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब पहले नहीं आई कांग्रेस की उतनी सीटें, और लेकिन अब जो वो 40-50 सीटों की बात कर रही है, बिहार में अगर ये इतनी सीटें आ जाती हैं कांग्रेस को, और यूपी में भी हमने कल इसी पर चर्चा की थी, ये दोनों राज्यों में अगर कांग्रेस मजबूत होती है, तो फिर पूरे देश में कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए समिता जी, एक तो जो 2015 का विधानसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था महागठबंधन में। अभी भी लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का ही रहा, बिहार में भी। तो ये जो कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह कि हमारा सब विधानसभा क्षेत्र में वोट बढ़ा है, ये बिल्कुल बात सही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान चुनाव लड़े, और चिराग पासवान ने उन सीटों पर अपने मजबूती से प्रत्याशी उतारे, या तो जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे या जहाँ जेडीयू के प्रत्याशी थे। तो जेडीयू को नुकसान भी पहुंचाने का काम किया, और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाने का काम चिराग पासवान ने वहाँ किया था। और एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी भी जो थी वो उस तरीके से कांग्रेस के साथ वहाँ दिखाई नहीं पड़ी थी विधानसभा चुनाव में, और उसका नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ। और ये समझना चाहिए था आरजेडी को भी उस समय कि जब गठबंधन की चीज़ें हैं तो सबको एक साथ होना चाहिए। वाम दलों ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और सबको उन्होंने सपोर्ट भी किया, तो वाम दल ईमानदारी के साथ रहे। तो यही अखिलेश प्रसाद सिंह कहने की ईमानदारी से समझौता होता है और मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ सकती है और हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय मतलब नहीं है कि जो परिस्थितियाँ बिहार में बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, अगर अच्छे से होता है। अब यानी पिछली बार तो जो था उनको 70 सीटें कांग्रेस को लड़ने को दी गई थी, लेकिन वो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा कांग्रेस का। फिर ये भी कहा गया सब कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बन पाई, इस तरह की बातें भी कही गई।
तो ये तो एक रणनीति थी बीजेपी की कि कांग्रेस जहाँ जहाँ उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ, ताकि ये नैरेटिव और जगहों पर बनाया जा सके कि कांग्रेस जहाँ साथ होती है तो कांग्रेस की वजह से वहाँ विपक्ष हारता है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की बात जो थी वो थी, और उसके लिए इंतजाम किए गए होंगे जिस तरीके के इंतजाम होते हैं। बहुत सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस जो तैयारी कर रही है बिहार में, उसको गंभीरता से लेकर तैयारी कर रही है। जैसा कि कहा जा रहा है कि हम गाँव-गाँव में जाएंगे, और राहुल गांधी का समित्रा जी एक महीने में 2-2 बार बिहार का दौरा होना, एक महीने के अंतराल में ही मल्लिकार्जुन खड़गे का भी चला जाना, यानी 3 बड़े दौरे जो है बड़े नेताओं के होना, ये साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि बिहार को एक अच्छे बैटल ग्राउंड के तौर पे कांग्रेस अब देख रही है, और मजबूती के साथ इस चुनाव में कांग्रेस उतरना चाहती है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अगर मजबूती के साथ उतरेगी तो इसका फ़ायदा आरजेडी को भी होगा, गठबंधन को पूरे को होगा, चूंकि जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जो भी दल मजबूत होगा। अब वाम दल अगर वहाँ मजबूत होते हैं तो उसका फायदा अकेले वाम दल को थोड़ी होता है भाई, वाम दलों को उसकी वजह से आरजेडी को भी फायदा होता है, कांग्रेस को भी फायदा होता है, और आरजेडी और कांग्रेस की वजह से वाम दलों को भी फायदा होता है। तो ये एक जिस तरह आपस में उनका गठबंधन होगा और अच्छी समझदारी के साथ लड़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नेताओं के स्तर पर ही नहीं बल्कि मतदाता के स्तर पर और कार्यकर्ता के स्तर पर भी गठबंधन जो है वो उतरे जमीन पे, और इसके लिए अभी से इनको सबको काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस है उसके लिए काम कर रही है समित्रा जी। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, उसने समझ लिया है कि अब मतलब वहां भी गठबंधन के सहयोगी साथ में ही लड़े, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की जो नीतियां थी या उसकी जो चालाकी थी वो भारी पड़ गई, और अब बिहार में ऐसा न हो इसके लिए अब कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हो रही है। तेजस्वी यादव भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इन सब में, इन तैयारियों में इनको मदद मिल रही है जो बीजेपी का हाल हो रहा है। बीजेपी में जिस तरह एनडीए में दरार दिख रही है, और जिस तरह बीजेपी के भीतर गद्दार जैसे शब्द अब उठने लगे हैं और बगावत की बात साफ साफ होने लगी है, तो उसमें बीजेपी जो डबल टूट का शिकार हुई है, तो बिहार में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ने का और सत्ता हासिल करने का एक सुनहरा मौका 2025 दे रहा है। अब देखना होता है कि इस मौके का लाभ किसको वाकई मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।